विराम चिन्हों के ऊपर। जी हाँ, विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, इसका नियम क्या है, किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, उदाहरण के साथ आज मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो में आप अंतिम तक बने रहेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से सभी बात समझ आ सके। तो चलिए आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं, विलंब नहीं करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ। जैसे कि सभी को पता है, विराम का मतलब होता है रुकना या फिर ठहरना, जिसे इंग्लिश में स्टॉप कहा जाता है। और चिन्ह, ये ची आधा ह और ना है चिन्ह, लेकिन बोलते समय हम चिन्ह बोलते हैं जो कि अशुद्ध है, लेकिन हमारी आदत हो गई इसलिए हम चिन्ह चिन्ह बोलते हैं। तो चिन्ह जिसे कि कहा जाता है निशान, इसका मतलब होता है निशान, यानी रुकने और ठहरने के लिए जिन निशानों का उपयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहा जाता है। ये एक शाब्दिक अर्थ है। अब हम इसका परिभाषा यदि देखना चाहें तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखते समय भावों के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ होता है विश्राम करना या फिर रुकना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट अर्थवान हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से विराम चिन्ह हैं। इनका कुछ उदाहरण साथ में हम प्रस्तुत करेंगे, मैं प्रस्तुत करूंगा और उसे समझाते भी जाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं विराम चिन्ह। तो इसका, जैसे कि मैं बताऊं आपको इसका महत्व क्या है। जैसे कि विराम चिन्ह यहाँ पर आप देखेंगे, यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं अल्पविराम यहाँ पे लगा हुआ है दोनों में, लेकिन यदि इसका जगह परिवर्तित हो जाए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है उसे रोको, अब यहाँ पे अल्पविराम है तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा हमें, उसे रोको मत जाने दो। अब यहाँ पे क्या अर्थ हो रहा है कि इसे यहाँ पर रोकने की बात कर रहे हैं कि उसे रोको मत जाने दो। किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि उसे रोकना है, तो यहाँ पे रोकने की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए वाक्य वही है, उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो, लेकिन अल्प विराम है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रुक रहे हैं, उसे रोको मत जाने दो, तो यहाँ पर उसे नहीं जाने की बात की जा रही है। लेकिन यदि इस वाक्य में हम देखते हैं नीचे वाले में अल्प विराम मत के बाद लगा हुआ है, तो देखिए उसे रोको मत जाने दो। अब यहाँ पे देखिए इसके विपरीत अर्थ हो गया, यहाँ पे हो रही थी बात उसे रोकने की और यहाँ पे बात हो रही है कि उसे रोको मत जाने दो, यानी कि उसे जाने की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे विराम चिन्ह का कितना महत्व होता है, इन दोनों वाक्यों में आपको समझ आ गया होगा। वाक्य वही है, बस जो विराम चिन्ह का स्थान है उस पर परिवर्तन किया गया है, उसमें परिवर्तन हुआ है और इससे दोनों का अर्थ बदल गया है। तो यही उसका महत्व होता है विराम चिन्ह का। अब हम देखते हैं सबसे पहला हमारा जो विराम चिन्ह है वो है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का हम प्रयोग कब करते हैं, जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ पर कहीं पे रुक नहीं रहे हैं, ये वाक्य क्या हो गया, पूर्ण हो गया, राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर देखिए पूर्ण विराम लगा हुआ है। उसके बाद एक और वाक्य ले लेते हैं, वह कक्षा 5वीं में पढ़ता है, ये वाक्य भी पूर्ण हो गया, इसके बाद पूर्ण विराम लगा दिया गया है। यानी कि वाक्य पूर्ण हो गया तो उसके बाद हम पूर्ण विराम लगाते हैं और पूर्ण विराम का चिन्ह ये है, देखिए खड़ी लकीर है, पूर्ण विराम का चिन्ह है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई प्रश्न यदि हम पूछ रहे हैं किसी से, क्या, कब, क्यों, कैसे, तो उसके अंत में पूर्ण विराम न लगाकर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दो उदाहरण यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखा हुआ है, बना के रखा है। क्या तुम सच बोल रहे हो, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि हम उससे प्रश्न पूछ रहे हैं। उसी प्रकार से तुम घर कैसे पहुंचे, तो देखिए कैसे, क्या, ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, तो उसके लिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपको आशा करता हूं समझ आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे अल्प विराम। अल्प विराम जिसे कि इंग्लिश में कॉमा कहा जाता है, जहां थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात
एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। देखिए अल्प विराम यहाँ पे सभी जगह लगा हुआ है, मैंने नीले रंग में से अलग से हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे कि गाय के दूध से, अब गाय के दूध से क्या क्या बनता है, दही अल्प विराम, घी अल्प विराम, मक्खन अल्प विराम, पनीर अल्प विराम, मिठाई इत्यादि बनाई जाती है। गाय के दूध से दही, घी, मक्खन, पनीर, मिठाई इत्यादि बनाई जाती है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि यदि एक से अधिक चीजों के बारे में बात हो रही है और उससे संबंधित है, देखिए दूध से ही संबंधित है ये सभी चीज, तो वहां पे हम अल्प विराम का उपयोग करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण और यदि आपको देना चाहूं, जैसे कि राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए राम के बाद, सीता के बाद, लक्ष्मण के बाद यहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से पेड़ों से हमें लकड़ी, ईंधन, पत्ते, फल, बीज ये सभी मिलते हैं, तो वहां पर भी अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं, अल्पविराम आपको समझ आ गया होगा। अर्धविराम, अल्पविराम, अर्धविराम में बहुत से लोगों को यहाँ पे परेशानी होती है, दोनों में अंतर नहीं समझ पाते। अर्धविराम किसे कहते हैं हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपने इससे पहले देखा, अल्पविराम हम कुछ ही समय के लिए रुके, मतलब बहुत ही कम समय के लिए रुके और आगे बढ़ते गए। लेकिन अर्धविराम में क्या होता है, पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक देर तक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण, मैंने पढ़ाने की कोशिश की पर वो नहीं पढ़ा। तो देखिए ये इससे ही संबंधित है, अलग नहीं है। मैंने पढ़ाने की कोशिश की पर वो नहीं पढ़ा, तो इससे संबंधित ही ये वाक्य है, लेकिन ये अर्धवाक्य हो गया। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर भी अर्धवाक्य है, तो दोनों अर्धवाक्यों को यहाँ पर ये जोड़ रहा है और ये दोनों उससे संबंधित ही है। वहां पर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। तो वहां पर रविवार है के बाद अर्धविराम, छुट्टी का दिन है के बाद अर्धविराम, आराम मिलेगा। तो ये तीनों वाक्य एक ही है, लेकिन वहां पे हम अर्धविराम का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। तो सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी, ये सभी एक ही वाक्य से संबंधित है, अलग अलग वाक्य नहीं है, सूर्योदय से संबंधित है, इसलिए वहां पर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर देखेंगे हम विस्मय बोधक या फिर विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय बोधक या फिर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग अवयव शब्द से पहले किया जाता है। जैसे कि हाय अब मैं क्या करूं, तो यहां पे देखिए उसके मन में दुख है कि हाय अब मैं क्या करूं। तो देखिए यहाँ पे दुख है तो भी यहाँ पे विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से वाह तुमने तो कमाल कर दिया, यहां पर हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। तो यदि प्रशंसा कर रहे हैं तो भी यहां पर आप देख सकते हैं विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से आह कितना सुहावना मौसम है, यानी वहां पे वो प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं, तो वो भी वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं उद्धरण चिन्ह। यहाँ पर दो प्रकार के उद्धरण चिन्ह होते हैं, आप देख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए दो दो डंडी यहाँ पे खींची हुई है छोटी छोटी, और यहाँ पे एक एक डंडी छोटी छोटी सी खींची हुई है ऊपर, जो यहाँ पे देखेंगे आप इस प्रकार से। और ये क्यों और कैसे होता है वो आपको अभी समझाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला उद्धरण चिन्ह, यहाँ पर जो दो दो छोटी छोटी लकीर है, ये जो उद्धरण चिन्ह का हम जब प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है किसी के द्वारा कही हुई बात को जब हम बताते हैं जस का तस। जी हाँ, जैसे उन्होंने कहा है वैसा ही हमें बताना पड़ता है। यहाँ पे हम कुछ परिवर्तन अपने से नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चाहे वो किसी का नारा हो किसी के द्वारा, किसी की चौपाई हो, दोहा हो, या किसी की लिखी गई कविता का कुछ उसका कुछ पंक्ति हो, उसकी कोई पंक्ति हो, तो वहां पर हम इसे बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर हम ये वाले उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम देखेंगे ये जो छोटी छोटी दो छोटी लकीर दिख रही है आपको, ये वाले उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम किसी चीज को हाईलाइट करते हैं। जी हाँ, उस पर हम विशेष प्रकाश डालते हैं। जैसे कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस एक अनुपम कृति है, तो यहाँ पर हमने रामचरितमानस पर विशेष जोर दिया है, इसलिए यहाँ पर हमने उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। तो ये होता है दोनों उद्धरण चिन्ह का प्रयोग नियम। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम देखते हैं योजन चिन्ह, जो छोटी सी लकीर होती है, बड़ी लकीर वाली नहीं, छोटी लकीर वाली योजन चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं।
जब हमें दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए हम इस योजन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर इसका प्रयोग हम द्वंद्व समास में करते हैं, जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि माता पिता, दूध रोटी। यहाँ पे दोनों में हम संबंध स्थापित कर रहे हैं, मतलब दोनों में संबंध बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहां पर हम योजन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे माता पिता, दूध रोटी, तो यहाँ पर दोनों में संबंध बता रहा है ये योजन चिन्ह। उसी प्रकार से यदि बार बार पुनरावृत्ति हो, जी हाँ, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति बार बार किया जाए तो भी वहां पर योजन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे साथ साथ, रोज रोज, बहुत बहुत धन्यवाद, तो वहां पे बहुत बहुत उसके बीच में भी योजन चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि बार बार वहां पे दो बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। बार बार देखिए, साथ साथ, रोज रोज, बहुत बहुत, तो इस प्रकार से योजन चिन्ह का प्रयोग वहां पर किया जाता है जब हमें संबंध बताना हो दोनों के बीच में और यदि पुनरावृत्ति हो तब। आगे बढ़ते हैं अगले विराम चिन्ह की ओर। यहां पर देखते हैं हम निर्देशक चिन्ह। जैसे वहां पे छोटी सी लकीर आपको दिखी, तो यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी लाइन होती है, बड़ी सी लाइन होती है वहां पे, इसे हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं। इसका उपयोग कब किया जाता है? जब किसी की कही गई बात को हम दर्शाते हैं। किसी ने कुछ कहा तो क्या कहा, उसके पहले हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय, विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। देखिए, जैसे कि उदाहरण देखिए, प्रधानाध्यापक ने कहा कल विद्यालय में अवकाश है, तो किसने कहा? प्रधानाध्यापक ने कहा, तो उसके बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हमने किया। उसके बाद देखेंगे आप, जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो यहां पर आप देखेंगे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। सुभाष चंद्र बोस, ये बात किसने कही थी? सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तो उनके पहले हमने निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया है। तो देखिए, दो उदाहरण आपके सामने है, तो आशा करता हूं आपको ये भी समझ आ गया होगा। अगला विराम चिन्ह है कोष्ठक चिन्ह। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 प्रकार के कोष्ठक आपको दिख रहे होंगे। सभी का अलग अलग प्रयोग है, क्या है, कैसे है, इसके लिए विस्तार से मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे संक्षिप्त में बताने का प्रयास करता हूँ कि वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट बनाने के लिए किया जाता है। शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्ठक के अंदर लिखकर किया जाता है। यदि आप उसे शब्द को स्पष्ट तरीके से और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं तो आप उसे कोष्ठक में लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण, आपकी सामर्थ्य शक्ति को मैं जानता हूं, तो यहां पर देखिए आपकी सामर्थ्य को मैं जानता हूं, लेकिन सामर्थ्य क्या होता है, इसके लिए आपने कोष्ठक में शक्ति लिखा हुआ है, मतलब इसे आपने और अच्छे से स्पष्ट किया है कि सामर्थ्य का मतलब शक्ति भी होता है। तो यहां पर देखिए कोष्ठक के अंदर उसे हमने लिखा है। उसी प्रकार मेघनाद, कुछ आगे बढ़कर, लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ, तो यहां पर आप कुछ आगे बढ़कर को वहां पे नहीं पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं मेघनाद, लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ। तो यहां पर देखिए मेघनाद ने लक्ष्मण से कहा कि यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ, लेकिन यहां पे बता रहे हैं कि कुछ आगे बढ़कर। तो जब मेघनाद ये डायलॉग बोलेगा, मतलब जब संवाद बोलेगा, यदि कुछ नाटक कर रहे हैं तो वो बोलते समय कुछ आगे बढ़ेगा, तो उसे समझाने के लिए यहां पर कोष्ठक में लिखा गया है कि आपको ये बोलना नहीं है, लेकिन ये चीज आपको करना है। मेघनाद क्या करेगा, कुछ आगे बढ़ेगा, उसके बाद कहेगा लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ। तो इसे क्लियर करने के लिए और भी अच्छे से समझाने के लिए कोष्ठक का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं विराम चिन्ह, यहां पर लाघव चिन्ह की ओर। तो लाघव चिन्ह, यहां पर आप देखेंगे लाघव चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके बाद शून्य लगा देते हैं। वैसे तो शून्य नहीं है, लेकिन देखिए यहां पर हम गोल लगाए हुए हैं ताकि इसे जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ जिसे संक्षिप्त रूप कहते हैं, पूरा ना लिखकर हम इसे संक्षिप्त में लिखते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो आपको दिख रहा होगा चिन्ह, यही लाघव चिन्ह है। जैसे कि उदाहरण डॉक्टर लेके हम डॉ लिखते हैं और यहाँ पे लाघव चिन्ह लगा देते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि ये डॉ नहीं है, डॉक्टर है। उसी प्रकार से पंडित के लिए हम यहाँ पे देखिए प में हम क्या मतलब पम लिख देते हैं, पन, और यहाँ पे लाघव चिन्ह लगा देते हैं, तो समझ जाते हैं कि पंडित लिखा हुआ है। उसी प्रकार से इंजीनियर के लिए इंजी लिख के, उत्तर प्रदेश के लिए उ लाघव चिन्ह, प्र लाघव चिन्ह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए वैसे म और प्र के म के आगे और प्र के आगे यहाँ पे लाघव चिन्ह लगाते हैं, मध्य प्रदेश। तो किसी भी वाक्य को संक्षिप्त करने के लिए हम उसके बाद लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये लाघव चिन्ह का नियम था।
आगे बढ़ते हैं हम विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह आपने देखा होगा, इसका प्रयोग कब करते हैं? जब वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। यदि आपको वाक्यांश है ये, इसके बाद आपको कुछ यहाँ पे सूचना देनी है कि इसके ये फायदे हैं, ऐसे हैं, निम्नलिखित फायदे हैं, इसके ये भेद होते हैं, तो वहां पर आप विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आप उसके फायदे यहाँ पे क्रम से गिनाएंगे, उसके भेद के बारे में बताएंगे, तो उससे पहले आप विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, आम के निम्न फायदे हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे उसके फायदे आप लिखते जाएंगे। उसी प्रकार से संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, अब यहां पर विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप उसके तीनों जो मुख्य भेद होते हैं उसके बारे में लिखेंगे। वचन के 2 भेद हैं, उसके बाद आप 2 भेद के बारे में बताएंगे। तो आप समझ गए, विशेष तौर पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कि जब कुछ सूचक निर्देश यदि हम बताने हो तो उसके लिए हम यहां पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हम उपविराम चिन्ह। यहां पर 2 बिंदु लगाते हैं, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? उपविराम चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है, तो वहां पर हम उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जहां पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए, वहां पर उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण है, कृष्ण के अनेक नाम, तो कृष्ण के अनेक नाम, तो यहां पर मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा, तो देखिए उसके नाम के बारे में और भी हमने बताया है, केवल कृष्ण ही नहीं और भी उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, तो वहां पे हमने उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया है। और उसी प्रकार से ऐसे हमने कहा, उदाहरण राम खाना खाता है, तो यहां पर देखिए उदाहरण लिखने के बाद हमने यहाँ पे उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया है। तो हमने जब उदाहरण दिया तो वहां पर भी हम उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उसके बाद आप उदाहरण दे सकते हैं। इसी प्रकार से विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो विज्ञान, तो इसके बारे में हम कुछ स्लोगन यहाँ पे लिख रहे हैं, तो उसके पहले भी हम यहाँ पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और आज का हमारा अंतिम विराम चिन्ह है हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह, जिसे हम काकपद भी कहते हैं। इस प्रकार का चिन्ह रहता है उसका। इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम कुछ वाक्य लिखते हैं और वहां पे हमसे कुछ त्रुटि हो जाती है, लेकिन वहां पे जगह नहीं रहता, तो उसे सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, उनके बीच में जहां दो जो शब्द लिखे हुए हैं उसके बीच में हम काकपद लगाते हैं, हंस पद लगाते हैं, और इसके ऊपर में यहाँ पर उसे जो छूटा हुआ शब्द है उसे लिखकर हम उस वाक्य को पूर्ण करते हैं। जैसे राम, फिर हम भूल गए, और जाएगा, यहाँ पे गलती से मैंने जाएगा लिख दिया, यहाँ पे जाएगा होगा। अब कहाँ जाएगा? यदि हम घर जाएगा लिख रहे हैं लेकिन हम यहाँ पे भूल गए हैं, तो इस प्रकार का काकपद देंगे और ऊपर यहाँ पे घर लिख देंगे, तो राम घर जाएगा, तो ये फिर जो आपका वाक्य है वो पूर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार से श्याम में रहते थे, अब यहाँ पर देखिए कहाँ रहते थे, तो यहाँ पे नहीं पता है, तो जैसे घर लिखा हुआ है, तो श्याम घर में रहते थे या श्याम रायपुर में रहते थे। तो जो भी आपको यहाँ पे लिखना हो, जो आप चाहते हैं, तो वहां पर आप क्या करेंगे, हंस पद या काकपद लगा के यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से राम बहुत लड़का है, ऊपर हमने काकपद लगाया और ऊपर लिख देंगे अच्छा लड़का है या बुरा लड़का है, तो राम बहुत अच्छा लड़का है। मैंने तुमसे वो बात, फिर यहां पर काकपद लगाएंगे और यहां पर कही थी, मैंने तुमसे वो बात कही थी या फिर नहीं कही थी। तो जो भी आप बोलना चाहते हैं तो यहां पर काकपद लगा के आप उस बात को, यहां पर उस शब्द को लिख लेंगे और वाक्य को पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा, हमने बहुत सारे विराम चिन्ह के बारे में जाना, विस्तार से सबके बारे में मैंने बताने का प्रयास किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यदि आप